एसएससी जीडी की जीके जीएस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अपने क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इसमें अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1991, यानी कि 1991 में सोवियत संघ टूटा था। देखिए क्या था भैया, इसकी फिक्स डेट क्या थी सोवियत संघ टूटने की? 26 दिसंबर 1991। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ टूटा था। और विघटन के पूर्व मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। आपको ये पूछ ले कि सोवियत संघ जब टूटा था तो उसके राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन हो जाएगा? मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के क्या थे? राष्ट्रपति थे। इसके बाद में एक बात और याद रखना, जब ये सोवियत संघ टूटा था तो यहाँ पे जो शीत युद्ध चल रहा था, उस शीत युद्ध की क्या हो गई थी? समाप्ति हो गई थी। तो सोवियत संघ का क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को 1991 में। और इसके राष्ट्रपति गोर्बाचेव, और इसकी समाप्ति से, सोवियत संघ के टूटने से किसकी समाप्ति हुई थी? शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बास्तिल जेल पर जनता के हमले से कौन सी घटना को जन्म दिया था? बास्तिल जेल पर जब जनता ने हमला कर दिया था, उससे कौन सी घटना को जन्म हुआ था? तो उससे हुआ था फ्रांस की क्रांति। तो उस घटना का नाम क्या? फ्रांस की क्रांति। क्या हुई थी? फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई 1789 को क्या हुई थी? फ्रांस की घटना हुई थी। यहाँ पे एक क्या है? जार की क्रांति, ये जार का पतन। ये कौन सी क्रांति से संबंधित है? तो ये रूस क्रांति से संबंधित है। कौन सी क्रांति से? रूस की क्रांति से, जो आपकी 1917 में हुई थी। देख लेना यहाँ पे सब कुछ रिटर्न है आपको सेम टू सेम। बास्तिल जेल पर हमले ने कौन सी क्रांति को? फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। बास्तिल जेल की घटना 14 जुलाई 1789 को हुई, इसलिए मतलब फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस आज़ाद हुआ था 14 जुलाई 1789 को, इसलिए 14 जुलाई को फ्रांस में क्या बनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस बनाया जाता है। इसके बाद में जो जार का पतन हुआ था वो रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। रूस की क्रांति 1917 में, उसी के द्वारा जार का पतन हुआ था। आई होप दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डैश को लाइट ऑफ एशिया पे, इसमें तो ऑप्शन देने की जरूरत नहीं। किसको लाइट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया का ज्योति कहते हैं, एशिया का प्रकाश पुंज कहते हैं? कौन ऐसे महान व्यक्ति है एशिया का प्रकाश पुंज कहते हैं? तो वो महान व्यक्ति है अपने महात्मा बुद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा महात्मा बुद्ध, यानी कि गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लाइट ऑफ एशिया की बात करें, अपने महात्मा बुद्ध को कहते हैं। और इन्हीं महात्मा बुद्ध, महान बुद्ध के ऊपर एक व्यक्ति थे एडविन अनाल्ड, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द लाइट ऑफ एशिया किन्होंने लिखी थी? तो एडविन अनाल्ड ने लिखी थी। किसकी जीवनी है? महात्मा बुद्ध की जीवनी है। इसके बाद में गांधी जी को अर्धनंग फकीर की संज्ञा किसने दी थी? विंसेंट चर्चिल ने दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंसेंट चर्चिल। एक बात ध्यान में रखना, जो भी क्वेश्चन करवा रहे हो किसी न किसी एग्जाम में, एसएससी जो कंडक्ट करवाती है, किसी एग्जाम में पूछा गया, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, ठीक है, एसएससी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे उठाए गए हैं। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? तो 1920 वाली बैठक तो सभी को पता है, नागपुर में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता भी आपको पता है किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। और इसमें कांग्रेस के जो संविधान में थोड़ा सा क्या किया था? परिवर्तन किया गया था। तो 1920 वाली कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? नागपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन को बैक का नारा दिया था लाला लाजपत राय, उन्हीं महान व्यक्ति ने 1920 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नागपुर में करी थी। और इसमें कांग्रेस के संविधान में थोड़ा सा क्या किया गया था? चेंजमेंट किया गया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2009। ठीक है, 2009 में क्या हुआ था? श्रीलंका का गृह युद्ध समाप्त हो गया था। इस गृह युद्ध में लगभग कितने लोग मारे गए थे? 1 लाख लोग मारे गए थे इस गृह युद्ध के अंदर। देखिए, श्रीलंका की सरकार ने 18 मई 2009 को गृह युद्ध समाप्त कर दिया। और ये कहाँ लड़ा गया था? अभी जो श्रीलंका का उत्तरी भाग और पूर्वी भाग है, इधर ये गृह युद्ध चला था। 1 लाख लोग मारे गए थे। और ये 18 मई 2009 को सरकार ने क्या किया? इसको फिनिश किया, समाप्त करवाया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिन जैकस रूसो एक प्रसिद्ध था, ये किसी व्यक्ति का नाम है भी, जो महान एक क्या हुआ करते थे? आपको पूछा, चित्रकार थे, चिंतक थे, सम्राट थे, या फिर चिकित्सक थे? तो जिन जैक्स रूसो क्या थे? एक महान चिंतक थे, मेडिटेशन वाले थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया, जिन जैक्स रूसो एक चिंतक थे, इन्होंने सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया था। तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, सामाजिक समझौता का सिद्धांत किसने दिया? तो जिन जैक्स रूसो ने, जो एक महान चिंतक थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम, कौन सा एक्ट कहा गया? तो यह इसका सभी को आंसर पता होगा, भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम इसको कहा गया। ये कब हुआ था? 1 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, भारत सरकार अधिनियम कहा गया। और इस अधिनियम की खास बात यह थी कि जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय कहा जाने लगा था। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है, कंपनी की अध्यक्षता समाप्त कर दी गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद के पास इसकी अध्यक्षता चली गई थी और गवर्नर को वायसराय कहा जाने लगा। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सर सैयद मोहम्मद, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। जो सर सैयद मोहम्मद है, इन्होंने ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी 1875 में। 1875 में ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी सर सैयद मोहम्मद ने। और पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1916 में, 1916 के अंदर। और जब पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। लॉर्ड हार्डिंग थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। आपने सुना होगा गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। तो वहीं लॉर्ड इरविन है, ये गांधी जी के साथ में इनका समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि रोलेट एक्ट कब आया था? रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनवरी 1919। जनवरी 1919 में क्या आया था? रोलेट एक्ट आया था। ठीक है, एक आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है सवनीय अवज्ञा आंदोलन, जो 1920 से रिलेटेड है। सॉरी, सवनीय अवज्ञा आंदोलन 5 मार्च 1931 से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे बात करते हैं। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने लॉर्ड इरविन के साथ में क्या किया था? उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया था। 5 मार्च 1931 को इस बैठक को गांधी इरविन समझौता किया गया, तो कहा गया। तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा भी जा सकता है कि गांधी इरविन समझौता क्या हुआ? डेट पूछ सकते हैं 5 मार्च 1931 को किन किन के बीच में गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है सत्य के प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ की कथा किसकी है? ये किसकी आत्मकथा है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो ये सभी को पता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी की क्या है? ये आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है टुवार्ड्स फ्रीडम, टुवार्ड्स फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता की ओर, टुवार्ड्स फ्रीडम, स्वतंत्रता की ओर। और जो अपने महान साइंटिस्ट राष्ट्रपति हुए हैं अपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी भी एक पुस्तक है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। ओके, तो आपको ये 3 पुस्तक तो अच्छे से ध्यान में रखनी है। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ महात्मा गांधी, एंड आपका जवाहरलाल नेहरू टुवार्ड्स फ्रीडम, और APJ अब्दुल कलाम इन्होंने पुस्तक लिखी है विंग्स ऑफ फायर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा महल कौन से शहर में स्थित है? सभी को पता है हवा महल राजस्थान के जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में हवा महल स्थित है भाई। ठीक है, हवा महल, ये वास्तव में हवा महल है भाई। ठीक है, इसमें क्योंकि खिड़कियाँ बहुत ज़्यादा है, खिड़कियाँ बहुत ज़्यादा है। वहाँ के राजा ने बनाई थी, बनवाया था, जयपुर के शासक ने बनवाया था ये, ताकि जो तीज की सवारी या फिर कोई भी अन्य फंक्शन उन खिड़कियों के जरिए, अगर यहाँ से कोई फंक्शन जा रहा है, कोई झांकी वगैरह जा रही है, उन खिड़कियों से वो देख सके। तो हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में। आई होप इतनी डिटेल बताने के बाद में तो आपको याद रह जाएगा। हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा। दिल्ली में लाल किला है और आगरा में ताजमहल है, तो वही बहुत फेमस चीज़ है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो ये सवनीय अवज्ञा आंदोलन से। इसके बारे में पहले ही बताया कि गांधी इरविन समझौता किससे रिलेटेड था? सवनीय अवज्ञा आंदोलन से था। ठीक है, जो रोलेट एक्ट है इसके बारे में आपको पता है 1919 में हुआ था, जनवरी 1919 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद में अपन लोगों ने असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो देखिए गांधी इरविन समझौता भारत के सवनीय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इसके बाद में अगली डिटेल देखते हैं इसके बारे में। हाँ, रोल्ट एक्ट 26 जनवरी 1919 को हुआ। सही बात है भाई, रोल्ट एक्ट 26 जनवरी 1919 को हुआ। एंड इसके बाद में असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। ओके, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान जी। कौन सी क्रांति से प्रेरित थे? फ्रांसीसी क्रांति। कौन सी क्रांति से प्रेरित थे? फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित थे। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन में बदरुद्दीन तैयब जी है, इन्होंने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने। और एनी बेसेंट की कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में बनी थी। कौन? एनी बेसेंट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी संगीत का एक रूप है? इसमें ऑप्शन में कव्वाली, तीत गति, बसंत गीत, कजरी। तो भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत एक सूफी भक्ति संगीत का रूप है? तो वो है अपना एक कव्वाली। जो कव्वाली गाई जाती है वो भक्ति संगीत सूफी का ये क्या होता है? एक रूप होता है। देखिए कव्वाली भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला भक्ति संगीत सूफी संगीत का एक रूप है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो सभी को पता भाई ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद ने कौन से मिशन की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में की थी।
ठीक है, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन है? अभी सभी को पता है, बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, अगर ऑप्शन में देखा जाए तो मशहूर की बात की जाए तो कौन है? बिस्मिल्लाह खान। तो ये थी आज की आपने क्वेश्चन सीरीज। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जो आने वाले आपके एसएससी जनवरी 2023 में जो आपका एसएससी का जीडी का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है।